अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वाली वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था डिटेल में और उसको हमने ग्राफिकली प्रूव भी किया। अब बेटा अब सेकंड इक्वेशन और इसके बाद डेफिनेटली हम थर्ड इक्वेशन की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन डेरिवेशन शुरू करने से पहले ये बात कि जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वाली वीडियो लेक्चर को नहीं देखा वो काइंडली उसको एक मरतबा ज़रूर देख लें, और ताकि इससे आपको ये एक थोड़ा सा बेस बन जाए कि सेकंड इक्वेशन के लिए हम जो काम कर रहे हैं उसकी बुनियाद बेसिकली वो ग्राफ है। अब उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात डिस्कस करना चलूँ कि हमने पिछली वाली वीडियो में एक पार्टिकल, एक बॉडी को जो कि मूविंग बॉडी थी, उसको हमने कंसीडर किया था और हमने ये बात मानी थी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो वक्त के लिहाज से नहीं बढ़ रही थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी और वो वेलोसिटी हमने मानी थी इनिशियल वेलोसिटी u। vi भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में उसको u का नाम दिया है तो मैं भी u का नाम दे रहा हूँ, आप चाहें तो vi लिख दें। उसके बाद वो अपनी स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये बॉडी अपनी रफ्तार को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में भी ऐसे ही बनाया था बिल्कुल, और इसमें भी क्योंकि हमने यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और ऑनवर्ड थर्ड इक्वेशन में भी हमने यही बनाना है, तो बेटा ये ग्राफ तो आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं। हुआ ये था कि हमारे पास वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि इनिशियली ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है, यानी अभी टाइम कितना है, 0 है, और बॉडी की इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कुछ भी है, डेफिनेटली यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे होगी। अगर यहाँ बना देंगे बेटा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, तो फिर तो वो मूव ही नहीं कर रहा। इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ दिखाया और कहा कि इसकी वैल्यू जो इनिशियल है वो u है। फिर किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, यानी जैसे ही हमने वक्त स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन चलना शुरू करी, हमने कहा कि टाइम अब गुजर रहा है और पार्टिकल या वो बॉडी या वो कार जो भी चीज़ है वो अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता जा रहा है। हमने अपनी इस पूरे एक्सपेरिमेंट को रोक दिया था एट पॉइंट बी और हमने कहा कि इस वक्त यानी इस जगह पर पहुंचने के बाद जब जो भी टाइम हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल टाइम कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, v हो गई। यहां तक बात तो हम पहले कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मैट्रिक में याद तो है हमें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती थी। उसमें हमें s का मतलब डिस्टेंस, हमने उस पर फोकस करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें कि इस डेरिवेशन को स्टार्ट किस तरह से करना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, याद करने के लिए कोई ना कोई तो बेसिक टूल रिमाइंडर रखा जाता है ना, जिससे कुछ ना कुछ आपको आसानी हो। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है बेटा। यहाँ पर मैं ये काम ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप डेफिनेटली एग्जाम में कर सकते हैं ये काम। हम जानते हैं कि v बराबर होता है s अपॉन टी, वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए। अगर बेटा यहाँ से s की कीमत निकाली जाए तो s बराबर होता है v मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है ना। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि s को मालूम करने का एक तरीका ये है कि वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए किससे, टाइम से। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ के अंदर s देखूं, s को मालूम करने के लिए, तो v की कीमत कहाँ है बेटा, y एक्सिस पर ये v है, और t की कीमत देखूं तो t कहाँ है, x एक्सिस पर ये t है। यानी कि मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं लेंथ को यानी हाइट को विड्थ से या लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है एरिया। अब क्योंकि ये पूरी डायग्राम आपको नजर आ रही है ओ ए बी सी की सूरत में, तो आप इसका एरिया मालूम कर लेंगे तो बेसिकली आप मालूम कर लेंगे क्या, डिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए है कि आपने हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है इस डायग्राम की, तो आपके पास आएगा एरिया। और हाइट क्या है, v है, और विड्थ क्या है आपके पास, t है। तो बेटा जब v को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, s। मैंने दो बातें बोली, हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एरिया। हाइट यानी v को
विड्थ यानी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है एस। यानी इस पूरी डायग्राम का एरिया अगर कोई मालूम करता है तो दूसरे लफ्जों में वो क्या मालूम कर रहा है एस। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि एज डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं एस से शो कर रहा हूं बेटा, बराबर है एरिया ऑफ ओ ए बी सी। यानी ओ ए बी सी जो डायग्राम है इसका एरिया। अब अगर इस डायग्राम को तुम गौर से देखो तो बेटा ये मजीद दो हिस्सों से मिलकर बनी है, एक ट्राइंगल और दूसरी रेक्टेंगल। यानी ऊपर वाली ट्राइंगल का एरिया, बेटा एरिया की अलामत ये वाली इस्तेमाल भी होती है मैथमेटिक्स में, डेल्टा। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, अगर आप इसमें प्लस कर दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, तो इस तरह आपके पास ये पूरी डायग्राम दो हिस्सों में टूट चुकी है, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल। दोनों के एरियाज को आपने सेपरेटली मालूम किया यहां और यहां, और उसके बाद दोनों को आपने कर दिया प्लस। तो प्लस करने की वजह से आपके पास ये टोटल एरिया इस पूरी डायग्राम का आ गया, और उस टोटल एरिया ही को हमने क्या नाम दिया है एस का। तो अब हम इससे आगे चलने वाले हैं, लेकिन फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके रोक दें, क्योंकि हम एरिया ऑफ पहले मालूम करेंगे ट्राइंगल। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस की कीमत बेटा कहां से कहां तक है, ए से लेकर डी तक। हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्राइंगल की। ट्राइंगल ऊपर बनी हुई बेटा। और हाइट का मतलब क्या है, बी से लेकर डी तक या डी से लेकर बी तक। बच्चों ए से लेकर डी तक जो वैल्यू है वो आप जानते हैं किसके बराबर है, टी के बराबर है। जबकि डी से लेकर बी तक जो ये हाइट आपको दिख रही है, अगर आप याद कीजिए तो हम पहले इसको मालूम कर चुके हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको डी बी लिख रहा हूं। मतलब लास्ट जो डेरिवेशन हमने की थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें अगर आपको याद होगा तो ये इजाफी फैक्टर हमने मालूम किया था और ये आया था डेल्टा वी, जिसकी कीमत अगर आपको याद हो तो वो आई थी ए मल्टीप्लाई बाय टी। अब आपको अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो आप डायरेक्टली तो ये लिख नहीं सकते कि डी बी जो है वो ए टी के बराबर है, तो मतलब इसकी कोई सॉलिड रीजन तो आपको देना पड़ेगी ना। लिहाजा आप ये करेंगे कि आप इसको मजीद इक्वेशन का कोई नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 2 का। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि डी बी डिवाइडेड बाय ए डी, डी बी डिवाइडेड बाय ए डी बराबर है। अब बेटा डी बी कौन है, डेल्टा वी, वेलोसिटी में होने वाला चेंज। क्यों कहा इसको मैंने ऐसा, क्योंकि देखो ये टोटल डिस्टेंस, ये बात पहले भी हो चुकी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, यानी टोटल हाइट कितनी है, वी है। जबकि इसमें से अगर मैं इस हाइट को निकाल दूं सी डी को, तो ये कौन सी हाइट थी, यू के बराबर थी ना, ये इसके सामने है। तो जब आप वी में से यू हाइट को माइनस करेंगे, वी में से यू को माइनस करेंगे, तो बेटा ये शॉर्ट बीच का दरमियानी फासला जो आएगा ये है डीबी। तो डेफिनेटली वेलोसिटीज की बात हो रही है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा डीबी की जगह पे इसलिए मैंने डेल्टा वी रखा है। ए से लेकर डी तक का जो फासला है उसको अगर आप देखें तो वो किसके बराबर है, वो टी के बराबर है। यानी कि अगर मैं डीबी की कीमत मालूम करूं तो वो बराबर हो रहा है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी मल्टीप्लाई बाय, बेटा ये एडी जाकर वहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, यहां तक।
डेल्टा वी अपॉन टी बराबर होता है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। और बेटा ए से लेकर डी तक का जो फासला है वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं टी के बराबर है, तो आप समझ में आया कि डी जो है वो ए टी के बराबर है। इसलिए बेटा डी की कीमत तो हमने निकाल ली है ए टी, लिहाजा इक्वेशन नंबर 2 implies that एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखा हुआ है, कौन सी ट्राइंगल, एबीडी, बेटा किसके बराबर है, टी मल्टीप्लाई बाय यानी हाफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय डी ए बी। तो ये जो सॉरी डीबी है इसकी कीमत आप निकाल चुके हैं एटी, ठीक है। बेसिकली ये टी और टी मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बहरहाल जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू रखवाएंगे तो हम उस वक्त कर लेंगे, ठीक है। बेटा इक्वेशन नंबर 2 तक का जो काम था वो हो चुका। अब हम जा रहे हैं किस तरफ, इक्वेशन नंबर 1 के एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ठीक है। अब ओ ए डी सी इस रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना रह गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ओ ए डी सी रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल में दो ही चीजें हैं, हाइट और इसकी लेंथ। तो आपके पास हाइट जो है वो कितनी है, ओ से लेकर ए तक, और इसकी लेंथ जो है वो ए से लेकर डी तक है। चाहे तो ओ से लेकर सी तक भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी, बेटा ओ से लेकर ए तक जो हाइट है वो किसके बराबर थी, इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर, और ओ से लेकर सी तक की जो लेंथ है वो बराबर टी के थे। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है। तो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देयरफॉर जरा लिख लीजिए सर। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, बेटा क्या है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, जो कि निकल के आया है हाफ ए, और बेटा टी से टी मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, टी स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी जिसकी कीमत आई है यू टी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ये है आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप रिप्लेस कर दें वो पुरानी वाली वैल्यूज, तो आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप इस्तेमाल करते थे वी आई, तो आपको वही मैट्रिक वाला इफेक्ट नजर आ रहा होगा, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चीज जो आप ये देख रहे हैं, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा महसूस किया बहुत सारे बच्चे स्किप कर रहे हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे सर को कैसे पता, भाई मुझे जाहिर सी बात है, मुझे मॉनिटरिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है। बेटा स्किप करने से आपको कुछ वैसे ही पल्ले नहीं पड़ने वाला। वो अलग बात है किसी बच्चे को पहले से ही डेरिवेशन आती हो, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो यार कंप्लीट वीडियो देख लो ताकि आपको समझ में भी आए कि हुआ क्या है, ठीक है। जब तक के लिए बेटा इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन की बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।